मूवीज मंच में आपका स्वागत है। आज मैं 2067 नामक एक ऑस्ट्रेलियाई विज्ञान कथा फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं। फिल्म का आधार 2067 में सेट किया गया है, जब जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया पुनर्वास से परे नष्ट हो गई है। सभी पौधे विलुप्त हो गए हैं। पौधे के जीवन की कमी के साथ हवा में ऑक्सीजन की मात्रा तेजी से कम हो गई है। लोगों को जीवित रहने के लिए कृत्रिम ऑक्सीजन खरीदनी पड़ती है। दुनिया का 99% हिस्सा अंधकारमय हो गया है। लोग दम घुटने से मर जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में ऑस्ट्रेलिया का केवल एक शहर बच गया है, और यह सब क्रॉनिकॉर्प कॉरपोरेशन नामक एक कंपनी की बदौलत है जो सिंथेटिक ऑक्सीजन बनाती है। हालांकि कृत्रिम ऑक्सीजन समय के साथ एक घातक बीमारी का कारण बनती है। मानव जाति के पास पूरी तरह से विलुप्त होने से पहले केवल कुछ साल हैं। एथन वाइट ऑस्ट्रेलियाई शहर का निवासी है। वह और उसका दोस्त जूड क्रॉनिकॉर्प कॉरपोरेशन में मैकेनिक के रूप में काम करते हैं। निगम दिन रात बीमारी का इलाज खोजने और दुनिया को बचाने का तरीका खोजने के लिए काम कर रहा है। एथन की पत्नी जैंथे को भी यह बीमारी है। एथन दिन रात कड़ी मेहनत करता है ताकि वह कमा सके और उसके लिए बेहतर ऑक्सीजन खरीद सके। एक दिन जब एथन और जूड सुरंग में काम कर रहे थे, क्रॉनिकॉर्प के कण अनुसंधान के सीटीओ रेजिना जैक्सन उन्हें अपने कार्यालय में बुलाती हैं। वहां वह खुद को उन दोनों से मिलवाती है और उन्हें बताती है कि अगर हालात नहीं बदले तो मानवता कुछ सालों में खत्म हो जाएगी। फिर वह बताती है कि एथन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो हर किसी की मदद कर सकता है और मानवता को बचा सकता है। लेकिन रेजिना जोर देकर कहती है कि वह उनकी प्रयोगशाला में जाए। प्रयोगशाला में बहुत बड़ी मशीनें हैं। बिली मिशेल नाम का लैब डॉक्टर एथन से अपना परिचय देता है। मशीन के साथ किए गए पहले प्रयोग में उन्हें दूसरी तरफ क्या है यह जांचने के लिए उसमें रेडियो तरंगें भेजनी पड़ी। उन्होंने इसके जरिए पाया कि 407 साल बाद 2474 में पृथ्वी पर हवा में पर्याप्त ऑक्सीजन बनाए रखने और मानव जीवन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त वनस्पति होगी। लोगों का मानना है कि अगर मानवता कई सौ साल बाद भी मौजूद है तो यह संभव है कि उन्होंने अपनी वास्तविकता को परेशान करने वाली सभी समस्याओं का समाधान पा लिया हो। उन्होंने जो तरंगें भेजी थीं वे फिर से बनकर वापस आ गई थीं। जब उन्होंने इसे डिकोड किया तो उन्हें पता चला कि भविष्य से किसी ने उन्हें संदेश भेजा था, एथन वाइट को भेजो। तो अब रेजिना और पूरी टीम एथन को इलाज वापस लाने के लिए भविष्य में भेजना चाहती है। एथन हैरान है। वह उन पर विश्वास नहीं करता और सोचता है कि रेजिना सिर्फ झांसा दे रही है। इसके अलावा वह अपनी बीमार पत्नी को छोड़कर भविष्य में नहीं जाना चाहता, इसलिए वह मदद करने से मना कर देता है। बाद में एथन और जूड एक डिनर पर जाते हैं जहां वे कुरकुरी ऑक्सीजन खरीदते हैं। जूड एथन को योजना के साथ आगे बढ़ने और मानवता को बचाने में मदद करने के लिए मनाने की कोशिश करता है। हालांकि एथन उस पर हंसता है और कहता है कि वह अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहता। एथन अपने पिता से नफरत करता है क्योंकि वह कभी उसके साथ नहीं रहा। 20 साल पहले उसके पिता घर छोड़कर लापता हो गए थे, जबकि उसकी मां की हत्या तब की गई थी जब वह एक बच्चा था। तब से उसे जूड ने पाला है, जिसे एथन अपना बड़ा भाई और सबसे अच्छा दोस्त मानता है। वह उसे प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए अपनी मां को छोड़ने के लिए दोषी ठहराता है और उसके रास्ते पर नहीं चलना चाहता और अपनी बीमार पत्नी को नहीं छोड़ना चाहता। एथन को अपने 8वें जन्मदिन की याद आती है जब उसके पिता ने उसे उपहार के रूप में एक अजीब बॉक्स खरीदा था। जैसे ही वह अपने हाथों को बॉक्स के अंदर डालता है, एक डिवाइस उसकी कलाई पर चिपक जाती है जिससे उसे खून बहने लगता है। रिचर्ड ने अपने बेटे के हाथ में एक स्थायी डिवाइस लगा दी थी। कई साल हो गए हैं, लेकिन एथन को अभी भी इसका उपयोग नहीं पता है। अगली सुबह एथन एक धातु के फूल पर मैं तुम्हारे पास वापस आने का रास्ता खोज लूंगा लिखकर जैंथे के पास छोड़ देता है। फिर वह फिर से रेजिना के दफ्तर जाता है और उससे कहता है कि अगर वह सिर्फ एक इलाज ढूंढ सकता है तो उन्हें इसे सबसे पहले जैंथे को देना होगा। रेजिना मान जाती है और उसे फिर से लैब में ले जाती है। मिशेल उसे वह सूट दिखाते हैं जिसे मशीन में जाने से पहले उसे पहनना होता है। जैसे ही वे उसे मिशन समझाना शुरू करते हैं, एथन को पता चलता है कि उनके पास कोई योजना नहीं है। उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि वह क्या देखेगा या दूसरी तरफ वह किससे मिलेगा। हालांकि उसे सूट पहनाने के बाद वे उसे आर्ची नामक एक आई डिवाइस देते हैं। फिर वे आखिरकार उसे मशीन में फेंक देते हैं। अंदर एथन समय के साथ तेज गति से आगे बढ़ता है। वह आसमान से गिरता है और एक अनजान जंगल में उतरता है। फिर वह चारों ओर देखता है और प्रकृति की सुंदरता से चकित हो जाता है। वह पाता है कि दुनिया पूरी तरह से बदल गई है। पेड़ और प्राकृतिक ऑक्सीजन वापस आ गए हैं। वह आर्ची के बताए रास्ते पर चलता है और किसी तरह का बंकर का दरवाजा देखता है। लेकिन जो चीज उसकी नजर को आकर्षित करती है वह है एक कंकाल जो दरवाजे के ठीक सामने पड़ा है। इसकी खोपड़ी में एक गोली का छेद है। इसके अलावा वह उस पर नाम टैग को देखता है और अपना नाम देखकर भयभीत हो जाता है। कंकाल एथन का है। एथन को कंकाल का आर्ची भी मिल जाता है और वह उस पर आखिरी रिकॉर्डिंग चलाता है। वह एक आदमी को यह कहते हुए सुनता है कि यही एकमात्र तरीका है और एथन को गोली मार देता है। तभी डिवाइस की बिजली चली जाती है। वह भयभीत हो जाता है, यह मानते हुए कि यही उसका भाग्य है। फिर वह कंकाल की कलाई के उपकरण को देखता है।
यह एथन के समान ही है, सिवाय इसके कि कंकाल के उपकरण में प्रकाश हरा चमकता है। उस रात वह आग जलाता है और जंगली जामुन खाता है। यह पता चलता है कि जामुन जहरीले थे। एथन उल्टी करता है और बेहोश होने लगता है। एथन थोड़ी देर बाद उठता है और जूड को अपने सामने देखकर हैरान हो जाता है। जैसा कि यह पता चलता है, प्रयोगशाला ने एथन के महत्वपूर्ण अंगों को गिरते हुए देखा और मान लिया कि उसे जहर से रिएक्शन हो रहा है। इसलिए उन्होंने जूड को उसे बचाने के इलाज के साथ जल्दी से भविष्य में भेज दिया। कुछ समय बाद एथन और जूड पाते हैं कि उसका कंकाल वहीं रहता है, जिसका अर्थ है कि उसका भाग्य नहीं बदला है। फिर वे आर्ची का उपयोग करके दूसरा दरवाजा ढूंढते हैं। जब वे अंदर जाते हैं तो एक मॉनिटर उनका स्वागत करता है। यह उनसे डीएनए सैंपल मांगता है। जब वह इसे स्वीकार करता है तो उसकी कलाई का उपकरण काम करना शुरू कर देता है, जिससे उसे खून बहने लगता है। रक्त परीक्षण के बाद यह हरा हो जाता है। कमरे की लाइटें जलती हैं और उन्हें पता चलता है कि वे 407 साल बाद क्रॉनिकॉर्प की लैब में हैं। जूड उत्साहित हो जाता है क्योंकि अब उनके पास अतीत में वापस जाने का साधन है, लेकिन एथन ऐसा नहीं सोचता, कहता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं बदला है और वह मर जाएगा, मृत एथन की तरह। एथन सिस्टम लॉग की जांच करता है और अपने पिता द्वारा बनाई गई एक होलोग्राफिक रिकॉर्डिंग पाता है जो बताता है कि टाइम मशीन को मूल रूप से भविष्य के ग्रह में ऑक्सीजन डेटा एकत्र करने और फिर इसे अतीत में वापस भेजने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि जब उसके पिता ने पहली बार टाइम मशीन शुरू की तो उन्हें एक संदेश मिला जिसमें उन्हें अपने बेटे को भविष्य में भेजने के लिए कहा गया था। जल्द ही एथन और जूड को एहसास होता है कि टाइम मशीन उन्हें वापस नहीं ले जा पाएगी क्योंकि इसकी बैटरी 407 साल बाद लगभग खत्म हो गई है। इससे भी बुरी बात यह है कि प्रयोगशाला के सक्रिय होने से इसके परमाणु ऊर्जा केंद्र में खराबी आ जाती है, जिससे सिर्फ 4 घंटे में परमाणु विस्फोट होने का खतरा है। इसका मतलब है कि उन्हें टाइम मशीन को ठीक करने और विस्फोट से पहले वापस जाने का तरीका खोजना होगा। समय समाप्त होने के कारण उन्हें जल्दी से कार्य करना होगा। बाहर वे हरे पौधों से आच्छादित एक खंडहर शहर को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं रहता। यह दर्शाता है कि मानव विलुप्त होने के बाद पृथ्वी खुद को ठीक करना शुरू कर देती है। मानव कंकाल हर जगह बिखरे हुए हैं। एथन अपनी पत्नी के घर जाता है, केवल उसकी हड्डियां पाता है, जिससे वह निराशा में पड़ जाता है। जूड उसे अतीत में वापस जाने के लिए मनाने की कोशिश करता है क्योंकि बीमारी के खिलाफ इलाज भविष्य की दुनिया में भी मौजूद नहीं लगता है। फिर वह जंग खाए आर्ची को एक बार फिर रिकॉर्डिंग चलाने के लिए चालू करता है, जिससे वह जूड की आवाज़ पहचानता है और ऐसा लगता है कि जूड ही वह व्यक्ति है जिसने उसे गोली मारी थी। जूड एथन पर अपनी बंदूक उठाता है, दृढ़ता से इनकार करता है कि वह एथन को गोली मारेगा। एथन आखिरकार मिशन को पहले पूरा करने का फैसला करता है, इसलिए संयुक्त प्रयासों से वे पावर कोर की मरम्मत करने में कामयाब होते हैं और फिर लैब में लौट आते हैं। अब क्रॉनिकल सिस्टम काम करता है और उन्हें अतीत में वापस जाने में सक्षम होना चाहिए। उन्हें पोर्टल लॉन्च होने तक बस 37 मिनट इंतजार करना होगा। हालांकि एथन को अभी भी उसी स्थान पर एक दरवाजे के पीछे उसका शरीर मिलता है, जिसका अर्थ है कि उन्होंने भविष्य में कोई बदलाव नहीं किया है। सच्चाई का पता लगाने के लिए एथन अपने वर्तमान आर्ची की बैटरी निकालता है और उसे जंग लगी बैटरी में डालता है। इस तरह उसे एक और वीडियो मिलता है जिसमें एथन को आश्वासन दिया जाता है कि उसका भविष्य जूड द्वारा मारा जाएगा। विश्वास करना मुश्किल पाते हुए एथन अपने भाई को एक कमरे में बंद कर देता है, फिर अपने पिता के होलोग्राफिक लॉग को उस दिन से चलाता है जब वह मर गया था। वह जल्द ही क्रॉनिकॉर्प की सीटीओ रेजिना जैक्सन और अपने पिता के बीच हुई बातचीत का पता लगाता है। यह दिखाया गया है कि एथन के पिता इलाज खोजकर पूरी मानव जाति को बचाने के लिए टाइम मशीन का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन सीटीओ का इरादा केवल कुछ चुने हुए लोगों के साथ मरते हुए समय से भागने के लिए मशीन का इस्तेमाल करना था। हालांकि वे जो भी योजना चुने, किसी को तो भविष्य में यात्रा करनी होगी और टाइम मशीन चालू करनी होगी। जीवित पदार्थ को समय के माध्यम से सुरक्षित रूप से भेजने के लिए इसके लिए दोनों तरफ से एक संचालनात्मक लिंक की आवश्यकता होती है। सीटीओ को उसकी योजना से रोकने के लिए उसके पिता टाइम मशीन को लॉक कर देते हैं। एथन के पिता ने जो कुछ किया उससे क्रोधित होकर सीटीओ ने उसे तुरंत मार डाला। फिर वह जूड को एथन की मां को मारने और उसका अभिभावक बनने का आदेश देती है। उसे यह भी एहसास होता है कि उसने अपने पिता को गलत समझा है, जिन्होंने जानबूझकर परिवार को नहीं छोड़ा। यह जानते हुए कि रेजिना भविष्य में कुछ चुने हुए लोगों को लाना चाहती है, एथन टाइम मशीन को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन जूड एथन को रोकने के लिए दौड़ता है और बताता है कि उसे सीटीओ द्वारा यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है कि एथन को बिजली की विफलता को ठीक करने के लिए समय पर भेजा जाए। एक बार जब एथन टाइम मशीन को सक्रिय कर देता है तो उसे एथन को मार देना चाहिए। हालांकि जूड ने पिछले कुछ वर्षों में एथन के साथ घनिष्ठ भावनात्मक संबंध बनाए हैं, इसलिए एथन को गोली मारने के बजाय वह खुद को गोली मार लेता है। क्रोध और पछतावे में एथन अपने पिता की मरने की इच्छा को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जो कि इलाज ढूंढना और मरते हुए मनुष्यों को बचाना है। वह मॉनिटर में देखता है और अपने पिता द्वारा लिखा गया पहला संदेश पाता है। वह निष्कर्ष निकालता है कि एथन वाइट को भेजें। संदेश खुद उसके द्वारा भेजा गया था।
इसलिए वह संदेश को फिर से कोड करता है और इसे कई अन्य चीजों के साथ अतीत में भेज देता है। इस बीच वर्ष 2067 की प्रयोगशाला में विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के एक समूह के साथ सीटीओ समय मशीन के सक्रिय होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके तुरंत बाद ईथन द्वारा समय मशीन को नष्ट कर दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप सीटीओ की योजना विफल हो जाती है। अंत में हत्या के कारण सीटीओ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 2067 में वापस भेजे गए पौधों को ग्रह को पुनर्जीवित करने के लिए उगाया जाता है। ईथन की पत्नी को भी उससे भेजा गया एक फूल मिलता है और वह उसकी पसंद को समझती है। जबकि ईथन को भविष्य की दुनिया में अकेले रहना पड़ता है, वह जूड को दफना देता है और उसे माफ कर देता है। एक तितली उसका ध्यान आकर्षित करती है और उसे फिर से उसी प्रवेश द्वार पर ले जाती है, जहां ईथन यह देखकर खुश होता है कि उसके भविष्य के स्वयं की लाश चली गई है और पहले के सुनसान शहर के विपरीत एक भविष्य के पर्यावरण के अनुकूल शहर को देखकर राहत महसूस करता है। उनके इस फैसले ने मानव जाति का भविष्य बदल दिया था। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।